हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नू एकेडमी। इग्नू एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आ चुका हूं आपके लिए एक धमाकेदार क्वेश्चन आंसर्स का सेशन लेकर, जो कि है BHIC 131 हिस्ट्री। जो भी मेरे भाई लोग हैं बहुत दिन से टेंशन में थे, बहुत दिन से पूछ रहे थे कि सर हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स का है, क्वेश्चन आंसर्स का है। तो ये आपके आ गए क्वेश्चन आंसर्स। ये प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे। देखिए तकरीबन क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, बाकी थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाता है क्वेश्चन का, पर आंसर आपको सेम ही लिखना होता है, या फिर थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के आप आंसर लिख सकते हैं। तो उसके साथ अगर आपको किसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए BHIC 131, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और BEGC 132 इसके जो भी क्वेश्चन बैंक से कम 15-20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक बोल के है, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है। तो जो भी लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। बिना लेट किए बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, कसम से बोल रहा हूं आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से और इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्रिटिकली एनालाइज द रिलीजियन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन्स के रिलीजन और रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है। तो देखिए, ये आपको कीवर्ड ढूंढने हैं क्वेश्चन में। अगर आपने कीवर्ड पता लगा लिया क्वेश्चन का, तो आंसर आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखना है आपको। ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये यहाँ पे जो है रिलीजियन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन्स, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि थोड़ा सा लैंग्वेज शायद क्रिटिकली एनालिसिस की जगह कुछ और दे दे, तो ये जगह पे चेंज हो सकता है। तो तकरीबन सेम ही रहेगा। ठीक है, ये मेन कीवर्ड्स होते हैं। तो चलते बिना लेट किए बढ़ते हैं आगे। द रिलीजन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए, मैं ज्यादातर आपको बायलिंगुअल कम ही समझाऊंगा, या फिर मतलब हिंदी में थोड़ा बहुत ही समझाऊंगा, जहां पे जरूरत होगा वहीं पे बताऊंगा, क्योंकि आपको आंसर्स इंग्लिश में लिखने हैं, तो इंग्लिश में समझना जरूरी है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंग्लिश में ही समझाने के लिए। द रिलीजन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 to 1900 BCE is known mainly through archaeological remains। देखिए, बेसिकली रिलीजन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन को रिलीजन था, वो आर्कियोलॉजिकल रिमेन से ही मतलब उसके बारे में हम जान सकते हैं या फिर जानते हैं। बिकॉज क्योंकि कारण क्या है, द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज नॉट येट बीन डेसिफर्ड। हड़प्पन स्क्रिप्ट को अभी तक एनालाइज नहीं किया गया है, इसीलिए स्क्रिप्ट के जरिए हम उसको जान नहीं सकते। उस जो रिमेन्स हमें मिले हैं अंडरग्राउंड से, जो चीजें मिले उसके बारे में, उसको पढ़कर या फिर उसकी स्टडी कर आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है, इस पर बताया गया है या फिर रिलीजियस के बारे में पता लगाया है। Therefore, historians depend on seals, figurines, buildings and burial sites to understand their religious beliefs. Since there are no written records, many interpretations remain uncertain. ठीक है, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है जो लोगों ने सोचा था, समझा था, वो अनसर्टेन है। मतलब तकरीबन कोई सही है, कोई गलत है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं क्योंकि एक्चुअल नहीं है, क्योंकि रिटर्न रिकॉर्ड यहाँ पे मेनली नहीं निकला इसी वजह से। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन रिलीजन अपीयर्स टू बी फर्टिलिटी वर्शिप। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हड़प्पन रिलीजन का, वो है फर्टिलिटी वर्शिप। मेनी टेराकोटा फीमेल फिगरीन्स हैव बीन फाउंड एट डिफरेंट हड़प्पन साइट्स। Some historians believe these figurines represent some mother goddess connected with fertility and agricultural prosperity। तो ये जो फर्टिलिटी वर्शिप मदर गॉडेस से कनेक्टेड है फर्टिलिटी और एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी से। However, others argue that these figures may simply have been toys and not objects of worship। तो मैंने कहा है कि अनसर्टेन है पहले भी, कि लोग अलग अलग तरीके की तरह के बातें बनाते हैं, बताते हैं। तो डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ लोग टॉयज मांगते हैं। तो डिपेंड करता है, आदमी की अलग अलग चीजें होती है, सोच समझने की जरिया होता है या फिर दिमाग होता है, साइकोलॉजी होती है, अलग अलग। The Harappans also seem to have worshipped animals and forces of nature. Various seals show animals such as bulls, elephants, rhinoceroses एंड टाइगर्स। तो अलग अलग सील में अलग अलग एनिमल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि वर्शिप, ये एनिमल की भी वर्शिप करते थे। द बुल अपीयर्स फ्रीक्वेंटली, ज्यादातर बुल अपीयर होता था, मतलब हर जगह ज्यादातर सील में बुल ही दिखाई देते थे। तो इससे कहा यह जाता है कि एंड मे हैव हेल्ड स्पेशल रिलीजियस सिग्निफिकेंस। Some seals also depict mythical creatures suggesting belief in supernatural powers। तो कुछ कुछ लोग मानते हैं सुपरनैचुरल पावर्स को भी इन्होंने वर्शिप किया था या फिर मानते थे, स्पिरिट वगैरह हो गए। A famous seal from Mohenjo-daro shows a horned figure। एक फेमस सील है जो मोहनजोदारो में मिला था, जिसमें हॉर्न फिगर है, मतलब आदमी के दो सींग है। Seated in a yogic posture and surrounded by animals, John Marshall identified this figure एज अ प्रोटो शिवा और पशुपति। तो जॉन मार्शल जो थे, ये नाम याद रखना, बहुत सारे अभी तो नहीं या फिर बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज वगैरह में, गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर चीजें। प्रोटो शिवा जो कहाँ मिली थी, मोहनजोदारो में मिली थी। तो प्रोटो शिवा पशुपति इसको कहा भी गया है। He believed
इट शोड एन अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा वर्शिप। तो ये माना जाता है कि अर्ली फॉर्म में शिव जी को वर्शिप करने का। However, many modern historians consider this interpretation uncertain because the evidence is not conclusive. Tree worship was probably another important practice. The peepal tree appears on several seals and pottery designs. Certain trees may have been regarded as sacred and associated with fertility and protection. The Great Bath at Mohenjo-daro provides evidence of ritual bathing and purification. तो जैसे हमारा गंगा जी है, उस समय पे इनका क्या है, ग्रेट बाथ था मोहनजोदारो में, जिसको रिलीजियस, जिसके नहाने से माना जाता है कि पवित्र है या फिर प्यूरिफाई हो जाता है सोल, ठीक है, या फिर बॉडी, है ना। वैसे तो होती नहीं है एक्चुअली में, मैं मानू तो, ठीक है, मन साफ तो सब साफ। इट्स केयरफुल कंस्ट्रक्शन सजेस्ट दैट इट वाज यूज्ड फॉर इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेरेमनीज. Unlike civilizations such as Mesopotamia and Egypt, no large temples have been found in Harappan cities. This indicates that their religious practices may have been different and less centered on temple worship. तो कहा यह जाता है मेसोपोटामिया या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो थे, वैसे यहाँ पे लार्ज टेम्पल्स की मौजूदगी नहीं थी। तो क्योंकि ये माना जाता है कि मोहनजोदारो में अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, और हड़प्पा में, ठीक है, तो कहा यह जाता है कि वो लेस सेंटर्ड थे, टेंपल वर्शिप में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा और। ब्यूरियल प्रैक्टिसेस आल्सो प्रोवाइड क्लूज अबाउट हड़प्पन बिलीफ्स, ठीक है। द डेड वेर यूजुअली बरीड विथ पॉटरी ऑर्नामेंट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। डेड लोगों को यूजुअली किसमें पॉटरी बरी किया जाता था, साथ में उनके पॉटरी ऑर्नामेंट्स, जो उनके पसंद के ऑर्नामेंट्स है, अदर ऑब्जेक्ट्स है, वो दे दी जाती थी। दिस में इंडिकेट अ बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ ऑल्दो द एविडेंस इज लिमिटेड, ठीक है। उनको कहा यह जाता है कि लिमिटेड एविडेंस है, ठीक है, अभी पता नहीं चल रहा, पता मानते हैं कि डेथ के बाद दूसरी और लाइफ होती थी, तो ये अभी तक एक लिमिटेड एविडेंस इसके बारे में मिला है, तो इसको हम ना माने करीबन ही मान सकते हैं। Thus, the religion of the Harappan seems to have included fertility worship, nature worship, animal worship, sacred trees and ritual bathing. इतने सारे मतलब मेन रिलीजियस, उनके रिलीजियस तरीके थे रिलीजन मानने के, ठीक है। Since the Harappan script remains undeciphered, our understanding is based mainly on archaeological evidence. अभी तक हमने एनालाइज नहीं कर पाया उनकी रिटन स्क्रिप्ट को, तब हम लोग आर्कोलॉजिकल साइट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। एंड मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलीजन कंटिन्यू टू बी डिबेटेड बाय हिस्टोरियंस। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो अभी भी हिस्टोरियंस के ऊपर में डिबेट या फिर तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए हिस्ट्री का जो आपको आंसर लिखना है, आपको अपने नॉलेज से लिखना है। इग्नो कभी भी रोट मेमोराइजेशन या फिर बुकिश आंसर पसंद नहीं करता। आप अपना पढ़ के क्या समझे हैं, आप एनालाइज करके कैसे आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर नंबर देता है, ठीक है। क्योंकि मुझे इग्नो का काफी ज्यादा थोड़ा बहुत क्या, काफी ज्यादा मैंने इसके ऊपर रिसर्च भी किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अभी जो है टोटली सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड में कहीं भी आप लिखिए तो वो एनालाइज बेस्ड पे नंबर देते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप एनालाइज करके आंसर लिखते हैं, एनालिटिकल आंसर लिखते हैं या फिर सोच समझ के आंसर लिखते हैं, समझ के आंसर लिखते हैं, तो आपको कोई अच्छे नंबर लाने से रोक नहीं सकता, इतना मैं बता दूं आपको, ठीक है। चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे भाई। एक बहुत ज्यादा क्या है कि एक ऊर्जा मिलती है, ठीक है, कैटलिस्ट मान के चलिए हमारे लिए। डिस्कस द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिटी ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस। अर्ली वैदिक आर्यंस का सोसाइटी कैसा था, इकोनॉमी कैसा था और पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज लाइक जरूर कर देना, अगर पसंद आए तो कमेंट में बताना है कि वीडियो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहां पे क्या है। अगर ज्यादा फास्ट है तो स्लो कर लीजिएगा सेटिंग्स में जाके, अगर ज्यादा स्लो है तो थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा सेटिंग्स में जाके। तो सबसे पहला चीज ये है कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों मिक्स करके करवा रहा हूं, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो BHIC 131 आपका मतलब अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बने रहिए हमारे साथ में। द अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि 1500 से 1000 BC के बीच में होता है, इज नोन मेनली फ्रॉम द ऋग्वेद। ड्यूरिंग दिस पीरियड द आर्यंस लिव्ड अ लार्जली पेस्टोरल एंड ट्राइबल लाइफ, ठीक है। पेस्टोरल और ट्राइबल लाइफ होता है। अर्ली वैदिक पीरियड जो है मेनली जाना जाता है ऋग्वेद से। इस समय पे आर्यंस जो थे ज्यादातर किस पे डिपेंड करते थे, पेस्टोरल और फिर चरवाहा और फिर ट्राइबल लाइफ पे। देयर इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम रिफ्लेक्ट दिस कंडीशंस। इकोनॉमी देखेंगे, इनकी इकोनॉमी क्या थी, मतलब कमाने का जरिया, इनकम सोर्स क्या थी। द इकोनॉमी ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यंस वाज मेनली बेस्ड ऑन कैटल रियरिंग,
तो इनका जो मेन सोर्स था इनकम का वो कैटल रेयरिंग था। कैटल वेयर कंसिडर्ड द चीप सोर्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। कैटल कोई सबसे ज्यादा चीप सोर्स, मतलब अमीर जैसे हमारे पास जिसके पास पैसा है, धन दौलत है, उसको ज्यादा अमीर माना जाता था। उस समय पे कैटल जिसके पास होगा उसको ज्यादा अमीर माना जाएगा। मान के चलो जिसके पास गाय बच्ची भैंस ज्यादा है वो सबसे अमीर है एरिया में, ठीक है, चाहे वो दूसरा कुछ उसके पास रहे चाहे ना रहे। अ पर्सन स्टेटस वाज ऑफन मेजर्ड बाय नंबर ऑफ कैटल ही ओन्ड। Wars were sometimes fought for cattle, showing their importance in economic life. Agriculture was also practiced, but it was not as important as cattle rearing. Barley was the main crop grown during this period. The Aryans used simple agricultural tools and cultivated near rivers. Of course, cultivated करेंगे और agricultural tools अगर cultivation river के पास में होगा, fertility ज्यादा होगी, फसल ज्यादा होगी, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, फसल ज्यादा होने के कारण वहां पे पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। Various crafts such as carpentry, pottery, weaving and metalwork were known. Trade existed but was limited and was mostly carried out through barter as coins were not yet in use. तो ट्रेड तो था पर उसके मतलब अभी जैसे हम पैसे कर रहे हैं उस समय पे बार्टर सिस्टम होता था। तो आप लोगों को मालूम है बार्टर सिस्टम क्या होता है, अपने बचपन में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, गुड्स के बदले गुड्स, सामान के बदले सामान, ठीक है। चलते हैं ऐसे हमारे पास में हम कम से कम BHIC 131 जो हम लोग कर रहे हैं ना, BHIC 131 के प्रीवियस ईयर्स जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे PYQs, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगा रहे हैं कम से कम हम लोग यहाँ पे 20 से 30 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। 20 से 30 में से कहीं ना कहीं से आपको आना ही वाला है, आने की गारंटी मान के चलिए, ठीक है। तो बिना लेट किए हुए फिर से चलते हैं आगे। सोसाइटी के बारे में थोड़ा देख लेंगे। द फैमिली वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी and was headed by the eldest male member. हर अभी भी है सोसाइटी में जो हमारी फैमिली वो eldest member ही हेड करते। Several families formed a village, कुछ फैमिलीज मिला के विलेज बनाते थे, and many villages together formed a tribe, और बहुत सारे विलेज मिलकर एक ट्राइब बनता था। Women enjoyed a relatively respected position in the society। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट किया आपको, क्योंकि अभी के समय में या फिर इससे मतलब ब्रिटिश के टाइम में या फिर ब्रिटिश के पहले के टाइम में, ब्रिटिश पीरियड में, तो आगे पीछे के पोस्ट एंड प्री में, पोस्ट प्री कॉलोनियल टाइम में, कि वुमेन्स को ज्यादा वैल्यूएशन नहीं दी जाती थी, है ना। देख अभी पर वहां पे देखो पहले से वुमेन को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता था, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। दे कुड टेक पार्ट इन रिलीजियस सेरेमनीज, रिसीव एजुकेशन एंड अटेंड पब्लिक गैदरिंग्स। देखो हर किसी चीज में वो पार्ट लेते थे। Some women are even mentioned in Vedic hymns as learned scholars, ठीक है। Society was divided into 4 varnas: Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. However, these divisions were not rigid or hereditary. People's occupations were important than birth during this period. People की occupation important matter करती थी उस समय पे, ठीक है। कौन से घर में जन्म लिया ये मैटर नहीं करती थी। अब उनकी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में देखेंगे। The political system was tribal in nature. The king, known as the Rajan, was mainly a tribal chief and military leader. His powers were limited and he depended on the support of the tribe. Important assemblies such as the Sabha and Samiti helped in administration and decision making. सभा और समिति होती थी जो एडमिनिस्ट्रेशन और डिसीजन मेकिंग में मदद करती थी किंग का, ठीक है। दिस बॉडीज एडवाइज द किंग एंड डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट मैटर्स अफेक्टिंग द ट्राइब। तो ये सब लोग सभा और समिति बैठ के डिसीजन लेते थे किंग के साथ में और इंपॉर्टेंट मैटर्स के बारे में डिस्कस करते थे जो ट्राइब के लिए अच्छा है बुरा है। ऑफिशियल सच एज पुरोहित और प्रिस्ट एंड सेनानी आर्मी चीफ असिस्टेड द किंग। तो जो पुरोहित होता है, प्रिस्ट होता है, दिमाग ज्यादा होती है उसके पास में, और सेनानी आर्मी चीफ जो तो होता था वो किंग को असिस्ट करते थे किसी भी काम में। देयर वॉज नो स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी और लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कोई बड़ा लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या फिर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, जैसे मंत्रिमंडल वगैरह वगैरह। The early Vedic period was marked by cattle-based economy, a tribal social structure, and a simple political system. Compared to the later Vedic period, society was more flexible and political institutions allowed greater participation by ट्राइबल मेंबर्स। तो ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट ट्राइबल मेंबर्स का होता था इसमें, ठीक है। वही डिसाइड करते थे किंग के साथ बैठ के क्या होगा क्या नहीं होने वाला है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आज हम लोग 3 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगले दिन 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है। कीवर्ड मैंने आपको बताया था, कीवर्ड्स आपको बहुत दिमाग में रख लेना है क्योंकि कीवर्ड से ही आपको पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन में पूछा गया। एनालाइज द इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स इन द 6th सेंचुरी बीसी। नए जो सोशल ग्रुप्स थे जो 6th सेंचुरी बीसी में इवॉल्व हुए थे उसके बारे में आपको बताना है। The 6th century BCE was a period of major social and economic change in India. उस समय पे बहुत ज्यादा सोशल इकोनॉमिक चेंजेस हुई थी उस समय के 6th century BCE में। न्यू सोशल ग्रुप emerged because of agricultural expansion, urbanization, trade and the growth of large states.
तो न्यू ग्रुप्स क्यों फॉर्म हुए थे? क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ा था, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुई थी, अर्बनाइजेशन हुआ था, ट्रेड हुआ था और ग्रोथ हुआ था। लार्ज बड़े बड़े स्टेट्स बनने शुरू हो गए थे, जगह विलेजेस स्टेट्स मान के चलिए। These developments changed the structure of the society and created new opportunities for different sections of the population। तो इसी के कारण से डेवलपमेंट हुई, अलग अलग सोसाइटी में सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, न्यू अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, ठीक है, अलग अलग कास्ट के लिए, पॉपुलेशन के लिए। वन इंपॉर्टेंट चेंज वॉज द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर इन गैंजेटिक प्लेन्स। सबसे एक इंपॉर्टेंट जो चेंज हुआ वो एग्रीकल्चर का बढ़ावा हुआ गैंजेटिक प्लेन में, गंगा के किनारे। तो क्योंकि नदी के किनारे अगर आप फसल लगाते हैं तो बहुत ज्यादा उत्पाद होता है, तो उसमें क्या होता है कि फर्टिलिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा हुआ था, वहां पे एग्रीकल्चर भी बढ़ी थी। द यूज ऑफ आयरन टूल्स मेड इट इजियर टू क्लियर फॉरेस्ट एंड कल्टीवेट लैंड। तो यानी कि आयरन टूल्स की यूज शुरू हो गई थी। इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्रिएटेड सरप्लस फूड which supported the growth of towns and cities. As trade and commerce expanded, many new occupational groups emerged. Merchants, traders, craftsmen, artisans, and money lenders become more important in society. Urban centers developed into places of economic activity and encourage specialization in different occupations. देखिए बहुत ही अच्छा चीज, इसमें बहुत ही सिंपली बताया गया, तो इसमें मेरे ख्याल से आपको आप इजीली समझ सकते हैं, यहाँ पे बाइलिंगुअल की कोई जरूरत नहीं थी पहले वाले पैराग्राफ में। अ सिग्निफिकेंट सोशल ग्रुप ऑफ दिस पीरियड वाज गहपति। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट सोशल ग्रुप था उस समय पे जिसका नामकरण हुआ था गहपति। गहपतिज वेर वेल्दी हाउस होल्डर्स हु ओन्ड लैंड एंड कंट्रोल्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। दे ऑफन एम्प्लॉयड लेबरर्स एंड एंजॉयड अ हाई सोशल पोजीशन बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। तो गहपति जो होते थे, जमींदार जिसको कहा जाता था, जिसके पास में लैंड बहुत होगा, लोगों को काम करवाएंगे, ये कॉन्सेप्ट आया था। अनदर इंपॉर्टेंट ग्रुप वाज द सेठी और श्रेष्ठीन, जिसको हम बोलते हैं सेठी और श्रेष्ठीन। सेठीज were rich merchants and bankers who played a major role in trade and finance. Their economic power gave them considerable influence in the society and politics. They often supported rulers and donated generously to religious institutions. तो ये जो थे, ये ज्यादातर रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ज्यादा पैसा मतलब डालते थे, डोनेट करते थे, ताकि उनकी जो मतलब ये है कि दबदबा बना रहे सोसाइटी में, है ना। Artisans also gained importance during this period. Many craftsmen organized themselves into guilds known as श्रेणीज। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइज क्राफ्ट्समैन थे जो अपने आप को अपने आप को बनाए थे, उनका मतलब अपने आप का नाम दिया था उन्होंने, अपने आप को डिवाइड कर दिया था कि इस जगह पे अलग अलग लोग रहेंगे, तो उसको श्रेणीज भी कहा जाता है। These guilds regulated production, maintained quality and protected the interest of their members. श्रेणीज, ठीक है। Guild contributed greatly to the growth of trade on urban life. The rise of these groups challenged the traditional dominance of the Brahmins. तो ब्राह्मण्स के डोमिनेंस को चैलेंज किया। Many merchants and artisans were dissatisfied with expensive Vedic rituals and sacrifices. As a result, they were attracted to religions such as Buddhism and Jainism, which emphasized simple living, moral conduct and non-violence. तो बहुत सारे मर्चेंट्स के मतलब माना जाता है, बहुत सारे मर्चेंट मानते हैं कि ब्राह्मण लोग ज्यादातर, जो ब्राह्मण्स थे उस समय ज्यादातर डोमिनेंस था उनका, कि वो ज्यादातर वेदिक रिचुअल्स, एक्सपेंसिव वेदिक रिचुअल्स करने को बोलते थे, सैक्रिफाइस करने को बोलते थे। उसके कारण वो लोग दूसरे रिलीजन में शिफ्ट हो गए, बहुत सारे लोग, जैनिज्म, बुद्धिज्म। ठीक है, उसमें क्या होता था कि नॉन मोरल कॉन्डक्ट है, सिंपल लिविंग होता था, नॉन वायलेंस होता था, लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है, तो उसमें ज्यादातर वो लोगों ने फोकस करना शुरू किया। पॉलिटिकल चेंजेस ऑल्सो हेल्प क्रिएट न्यू सोशल ग्रुप्स। तो पॉलिटिकल चेंजेस भी मतलब एक वहां पे कैटलिस्ट आइटम साबित हुआ नए सोशल ग्रुप को इमर्ज करने के लिए। द इमर्जेंस ऑफ द महाजनपद्स इंक्रीज द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, सोल्जर्स एंड ऑफिशियल्स। दिस क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल from different backgrounds. Urban growth encouraged interaction among various communities and occupations. Society became more complex and diverse than it had been during the earlier Vedic period. अब सोसाइटी धीरे धीरे मतलब कॉम्प्लेक्स होना चालू किया, बहुत सारे लोग बनने लगे, आर्टिशियंस बन गए, मर्चेंट्स बन गए, महाजनपद क्रिएट हुई। महाजनपद की वजह से बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर मतलब बहुत सारे पोस्ट खुल गए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, सोल्जर्स, ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे सोसाइटी भी कॉम्प्लेक्स होगी। पहले तो एक टाइप या दो टाइप के लोग रहते थे, अभी डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, तो सोसाइटी में इफेक्ट तो पड़ता है। द इमर्जेंस ऑफ गहपति, सेठीज, आर्टिशियंस एंड
गिल्ड मेंबर्स शोज हाउ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस ट्रांसफॉर्म इंडियन सोसाइटी इन द 6th सेंचुरी। तो इनके अगल बगल में जो सोशल चेंज, मतलब जो ग्राहपतिज है, सिटीज है, आर्टिशंस है, गिल्ड मेंबर्स है, महाजनपद है, तो इनके अगल बगल में ही मतलब बेसिकली कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है 6th सेंचुरी में, तो लोग इसमें तब्दील हुए थे। ठीक है, तो यही कहा गया यहाँ पे। During the 6th century BC, these groups played an important role in trade, urban development, and spread of Buddhism and Jainism, making them key forces in life in the development of early history of India। तो इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है उस समय पे 6th सेंचुरी BC में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड, अर्बन डेवलपमेंट में इन्होंने फोकस नहीं किया, बल्कि इनके कारण से बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी इफेक्ट पड़ा है, मतलब बढ़ोत हुई है या फिर बढ़ा है, मतलब लोगों को पता चला है बुद्धिज्म और जैनिज्म भी होता है रिलीजन। ठीक है, तो इस हिसाब से, और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने डेवलपमेंट में अर्ली हिस्ट्री इंडिया में। ठीक है, मतलब इंडिया में अर्ली हिस्ट्री के मतलब कहा गया कि दिम की फोर्सेस इन द डेवलपमेंट ऑफ, मेकिंग दिम द की फोर्सेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसके डेवलपमेंट बहुत बड़ा, उसके डेवलपमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले किया है बेसिकली। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बहुत ही आसानी से इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आप वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आशा है कि आपको 100 में से बहुत मतलब अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे नंबर तो डिपेंड करता है आप कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, मैं आपको अभी क्या ही बोलूं कि पर अच्छा आप लिखेंगे, पढ़ के लिखेंगे, समझ के लिखेंगे। ठीक है, पीडीएफ के भरोसे रोट लर्निंग में नहीं जाएंगे, अपना एनालाइज करके ध्यान से पढ़ के ध्यान से समझ के आप लिखने के लिए बैठेंगे तो अभी कोई चीज भूलेंगे नहीं आप, और आपके दिमाग में एक आंख बंद करेंगे तो चीजें आराम से आपके सामने मतलब झलकती हुई नजर आएगी, मतलब एकदम टोटली इट विल बी in front of your mind and all. So if you close your eyes, you will be able to see that yes, the questions are this, the questions are that. तो इजीली आसान तरीके से आपके सामने आ जाएगा, तो आराम से आप 80-90%, 70 to 80% तो आराम से, कुछ 90% भी चले जाते हैं। ठीक है, तो मिल जाएगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, और मिलते अगले बार के वीडियो में और 3-4 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।